नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि DSSB में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और TGT PGT वगैरह की वैकेंसी आने वाली है। आपको कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के क्रम में हम लोग आज DSSB PRT में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें GS के हिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इस कड़ी में यह पहला पार्ट है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को से होकर गुजरना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से आपको यह पता चल जाता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से किन प्रश्नों को समाहित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न 2022 में एक पेपर में सेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। या मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि यह मनसबदारी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो उस वर्ष का नाम भी वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है। सन 1575 में यह मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों, इस मनसबदारी प्रथा में 2 चीज़ें थी। पहली तो जात में इसको बांटा गया था, दूसरा संवाद या सवार भी कहीं कहीं पे लिखा आपको मिल सकता है। तो इन 2 चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था। तो बताना है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है धौलावीरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सिंधु घाटी का जो प्राचीन बंदरगाह स्थल था वह था लोथल। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लोथल के बारे में हम जान लेते हैं। लोथल कहाँ है? वर्तमान समय में यह गुजरात राज्य में है। गुजरात के यदि पूछा जाए तो अहमदाबाद जिला ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि गुजरात पूछा जाएगा, स्टेट ही पूछा जाता है। फिर जो दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि यह किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा यह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे यह जो है स्थल स्थित है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट जो इसमें निकल के आता है वह यह है कि इसकी खुदाई जो हुई थी वह किसके नेतृत्व में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था रंगनाथ राव। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लोथल स्थल है जो इसकी खुदाई जो है रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न से आपको 3 एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया था। ठीक है, तो भारत में ध्यान रखिएगा सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कभी कभी पूछा जाता है कि वह विदेशी आक्रमणकारी या वह विदेशी बताइए जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत को छोड़कर गए। तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगाली ही थे जो कि भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। तो इन्होंने गोवा को जो है कब मुक्त कराया, मतलब कि भारत ने? तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1948 में, बी ऑप्शन है 1965 में और सी ऑप्शन है 1961 में, डी ऑप्शन है 1960 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। 1961 में जो है भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करा लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सही उत्तर 1961 हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कुछ पुरानी जो ऐतिहासिक किताबें हैं वह भी पढ़नी है और उसके राइटर भी पढ़ने हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ए ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन में है बंकिम चंद्र चटर्जी और सी ऑप्शन में है गांधी जी, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यह जो उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। तो इसमें जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ। देखिए यह जो नील विद्रोह है यह एक आंदोलन था, कैसा था, कृषक आंदोलन था। ठीक है, अब यह बताना है कि भारत में इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो देखिए इस प्रश्न को देखते ही आप एक चीज़ नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि हमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह जो हुए थे, किसान आंदोलन या जो किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, उनको भी जो कि महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, उनको भी याद करना है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न की। तो नील विद्रोह बताना है कि भारत में कब शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1859 मतलब 1859 में नील विद्रोह भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यह नील विद्रोह भारत में कहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया था। तो यह उस जगह का नाम या उस प्रदेश का नाम भी ध्यान रखना है। तो बंगाल, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में नील विद्रोह स्टार्टिंग नील विद्रोह की हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिंदुसार, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन है अशोक। दोस्तों जो मौर्य राजवंश है या मौर्य वंश है, इसका जो प्रथम शासक या फिर हम कहें इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा मौर्य राजवंश का प्रथम शासक या इसका संस्थापक जो था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम मौर्य राजवंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर जो कि हमने देखा कि इसके प्रथम शासक या इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा 345 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा घनानंद, घनानंद को जो है हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। लेकिन घनानंद को जो हराया था इन्होंने, तो किसकी सहायता से हराया था, ध्यान रखिएगा उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, उनका नाम था चाणक्य, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो है इनके वो भी बने थे, हाँ प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद को जो है पराजित किया था और इन्होंने चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। चौथी चीज़ जो इनके शासनकाल में याद रखने वाली है वह यह है कि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, 5वां पॉइंट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है वह यह है कि इन्हीं के शासनकाल में एक विदेशी यात्री है, या हम बोल सकते हैं इन्होंने जो सेल्यूकस निकेटर को हराया था, उसी का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, इन्हीं के दरबार में रहता था या आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका नाम था मेगस्थनीज। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसमें किस राजवंश के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो है समय के बारे में बताया गया है, और राजवंश पूछे तो मौर्य राजवंश के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न से आपको 4 से 5 बिंदु एक्स्ट्रा जानने को मिले। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। तो बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजेंद्र प्रथम को या फिर राजाराम प्रथम। यहाँ पर दोस्तों कहीं कहीं किसी बुक में राजाराम प्रथम भी आपको नाम दिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको राजराज फर्स्ट के नाम से भी इनका नाम लिखा दिख जाएगा। सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि पूछ रहा है कि चोल शासक जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजाराम प्रथम या फिर राजराज प्रथम जो है चोल शासक में सबसे शक्तिशाली शासक था।
अब हम यहाँ पर एक बात चोल राजवंश की देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो राजवंश है यह दक्षिण भारत का प्रमुख एक राजवंश है। ठीक है, जैसे कि दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख राजवंश हुए जिनके नाम जैसे कि पल्लव राजवंश हुआ, चोल हुआ, इस प्रकार से कुछ जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हुए, उनमें से एक का राजवंश चोल वंश है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था विजयाचल। ठीक है, क्या नाम था? विजयाचल, जिन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। तंजौर या कहीं कहीं आपको तंजावुर भी लिखा मिल जाएगा। दोस्तों अब हम यदि बात करें कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। यदि सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम या राजा राम प्रथम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस चोल साम्राज्य में जो है चोल वंश में सबसे ज़्यादा इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था तो वह आप ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। देखिए इस प्रकार से आपसे फैक्चुअल एकदम क्वेश्चन जो है DSSB 2022 में PRT के पेपर में पूछे गए थे, तो आपको छोटे से छोटे बिंदुओं को भी याद करते हुए या ध्यान देते हुए चलना है। तो जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1707, 1705, 1710 या 1712। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1707 में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यदि बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो ध्यान रखिएगा पहली बात तो डेट अगर जो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वह डेट थी 20 फरवरी। 20 फरवरी 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। और स्थान पूछा जाए तो खुलदाबाद जो कि अब रोजा कहलाता है, खुलदाबाद ध्यान रखिएगा जो कि अब रोजा कहलाता है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। यदि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान देके चलना है कि इनका जन्म कब हुआ था या किस वर्ष में हुआ था। तो वह जो वर्ष ध्यान रखिएगा आप लोग, इनका जन्म सन 1618 में हुआ था दोहाद में, जो कि गुजरात में एक स्थान है। तो ध्यान रखिएगा सन का नाम 1618 में। ठीक है, अब दोस्तों इनके बारे में 1-2 पॉइंट और हम देख लेते हैं। जैसा कि इनका उपनाम एक था जिसे इनको लोग जो है क्या कहते थे, जिंदा पीर के नाम से भी इनको बुलाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक पॉइंट है कि जिंदा पीर अगर जो पूछा जाए किसे कहा जाता था तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। फिर अगला पॉइंट है कि एक सिख गुरु थे, उनका क्रम था 9वां, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 9वें सिख गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उसकी हत्या पूछ लिया जाता है कि किस मुग़ल शासक ने करवाई थी। तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है पेपरों में। और एक प्रश्न यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था। ठीक है, और उसका सन है यदि पूछा जाए तो 1679 में, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो एक प्रश्न से 2 से 3 आपके महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और फिर आपको बताना है आंसर में कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। देखिए 1 नंबर पे जो दिया गया है वह दिया गया है कि 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर संघ को आप लोग संधि पढ़िएगा कि 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। अब बताना है कि यह सही है कि गलत। बी ऑप्शन में दिया गया है दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है जो कथन नंबर 2 है वह तो एकदम सही है, करेक्ट है। अब हम कथन 1 की बात करते हैं कि जो 1801 में अवधि पर सहायक संधि लगाई गई थी या सही है कि गलत है। तो आप सभी को बता दें कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व दोनों सही है कथन। अब सहायक संधि की यदि बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेज़ली, इनका नाम ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेज़ली जो है इन्होंने सहायक संधि पद्धति की जो है शुरुआत की थी या स्टार्टिंग किया था। यदि पूछा जाए
कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पूर्व किसने किया था, तो वह ध्यान रखिएगा एक फ्रांसीसी गवर्नर हुए थे डुप्ले, इन्होंने इसका केवल प्रयोग ही किया था, पूर्णतया नहीं लगा पाए थे। पूर्णतया लगाया था वेलेज़ली ने, ठीक है, अपने टाइम पीरियड में 1798 से 1805 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था भारत में, तो उसी दौरान इन्होंने सहायक संधि लगाई थी। अब इस कथन में दिया गया है कि अवध पर सहायक संधि लगाई थी 1801 में, तो 1801 आपको सन ध्यान रखना है और अवध पर लगाई गई थी यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों प्रश्न एक यहाँ से और बन सकता है कि यह पूछा जा सकता है कि वेलेज़ली के द्वारा जो सहायक संधि लगाई गई वह सबसे पहले किस राज्य में लगाई गई, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद पर, स्थान पूछ सकता है, राज्य नहीं, राज्य भी पूछ सकता है। तो हैदराबाद में सन 1798 में सबसे पहले इन्होंने सहायक संधि लगाई, तो ध्यान रखिएगा 1798 में, कहाँ पर, हैदराबाद में। फिर उन्होंने क्रमशः मैसूर में 1799 में, उसके बाद उन्होंने तंजौर में 1799 में लगाया, उसके बाद इन्होंने चौथे नंबर पर अवध में 1801 में इन्होंने सहायक संधि लगाई। फिर उसके बाद बरार एवं भोसले पर लगाया इन्होंने, फिर सिंधिया पर लगाया तथा अन्य जो है राज्यों पर इन्होंने लगाए। तो दोस्तों यह तो कहानी हो गई कि कहाँ कहाँ पर वेलेज़ली ने सहायक संधि लगाई। अब एक प्रश्न जो है कई स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, कई वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो वेलेज़ली की सहायक संधि थी इसको जो है किसने स्वीकार नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा कि इंदौर के जो होलकर थे, इंदौर के होलकर, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1527, बी ऑप्शन है 1526 और सी ऑप्शन है 1528, डी ऑप्शन है 1529। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वह बताना है किस वर्ष हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। दोस्तों बाबर के शासनकाल में कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम वर्ष भी बता रहे हैं, ईयर वाइज बताते चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो सबसे पहले युद्ध हुआ था 1526 में, वह हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी का प्रथम युद्ध बाबर और किसके काल में हुआ था, बाबर के काल में होता, बाबर और किसके बीच में होता, इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 1526 आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यदि हम बात करें दूसरा, वह है 1528 में चंदेरी का युद्ध, वह हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। तो 1528 आपको ध्यान रखना है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध। फिर जो अंतिम युद्ध था बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया वह था घाघरा का युद्ध, जिसे हम लोग 1529 में हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच। तो दोस्तों ये 4 युद्ध आपको ध्यान रखना है। तो आपको स्टिक से भी याद आप रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले 1526 आता है, फिर यह 1527 आता है, फिर 1528, फिर 1529। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1526 में, मतलब कि 1500 ईस्वी जो थी वो 1500 थी, लेकिन यहाँ पर देख लिए आप 26, ये 27, ये 28 और ये 29 आ रहा है। तो हम याद रख सकते हैं कि 26 में बाबर ने पानी पिया, 27 में खाना खाया, पानी से पानीपत हो जाएगा, खाना से खानवा का युद्ध हो जाएगा, और 28 में हो जाएगा चल दिया, मतलब चंदेरी का युद्ध। फिर ये 29 की बात करें तो हुआ था घाघरा का युद्ध, मतलब कि घर पहुंचा। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर पहुंचा। तो इस प्रकार से कुछ आप ऐसे याद रख सकते हैं इनके युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण 2022 PRT DSB DSSB PRT में पूछे गए यह प्रश्न थे प्रीवियस ईयर। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जल्द से आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। धन्यवाद।